Good morning, student. This is me, Virender Singh. You are welcome in online study systems या international school. और हम कर रहे थे The Story of Village Palampur. That is the lesson of the economics class 9th. और अब इससे पहले हम कर चुके हैं फार्मिंग इन पालमपुर. फार्मिंग इन पालमपुर में हमने पढ़ा बेटा कि द लैंड हैज फिक्स्ड. पालमपुर में जो एक लैंड है या फिर कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया द वर्ल्ड जो लैंड है एक निश्चित है, इसका कहीं एक्सपेंशन नहीं हो सकता. इसके बारे में पढ़ा हमने. हाउएवर पालमपुर के अंदर जो वेस्ट लैंड थी उसका कुछ वो यूटिलाइजेशन करके फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर दे वर यूजिंग इट. तो वो बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होता है. तो अगर लैंड फिक्स है और हमको खेती के लिए हमको ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन के हिसाब से वी रिक्वायर मोर लैंड या हमको मोर प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू मैच विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब क्या कर सकते हैं कि लैंड तो फिक्स है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. एंड और आपका नेक्स्ट टॉपिक इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई रास्ता है कि हम एक सेम लैंड से ही आप ज्यादा फसल ले सकें. वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. एक ही जमीन से आप ज्यादा फसलें ले सकते, इस तरह की क्या पॉसिबिलिटी है. अब इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं. वी आर कंसिडरिंग द पालमपुर विलेज. इमेजिन कर रहे हैं कि ये विलेज कहीं ना कहीं हमको रिसेंबल करता है. ऐसा लगता है कि दिस इज the village which is belongs to the western part of the उत्तर प्रदेश. जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अगर हम बात करें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर का इलाका, ये विलेज कहीं ना कहीं जिस तरह की इस यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, जो फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज हैं या फिर इरिगेशन के लिए जो फैसिलिटीज हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर सुविधाएं हमारे पास वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में है. तो ये वो उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां पर पंजाब और हरियाणा के साथ ही वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है 1960 एंड ऑनवर्ड्स, वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं. और इस क्षेत्र में चाहे बात करें हरियाणा, पंजाब की या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में बेटा जो खेती के लिए दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द फार्मिंग. जो आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ दे हैव शिफ्टेड देयर सेल्फ टू इनऑर्गेनिक फार्मिंग. और इसके साथ में मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द एग्रीकल्चर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो ऐसे बीजों को तैयार कर लिया गया, ऐसे बीज का यहां पर इस्तेमाल किया गया फसल के लिए, जिससे कि पैदावार बढ़ सकती है. लेट्स मूव टू द टॉपिक. और अब हम देखने वाले हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया. तो इन द काइंड ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन एंड द फैसिलिटी अवेलेबल, पालमपुर वुड हैव रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऐसा लगता है जो काइंड ऑफ क्रॉप्स, जो फसलें यहां पर होती हैं, पालमपुर की बात करें हम, जो कि एक इमेजिनरी गांव है, और जो सुविधाएं हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो सुविधाएं यहां पर अवेलेबल है, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. कि ये एक उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा लगता है, उससे ये मेल खाता है. ऑल द लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. पालमपुर में पूरी जमीन का खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी वेस्ट लैंड नहीं है. ऐसा ही हमको देखने को मिलता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये रिसेंबल करे. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. कोई भी लैंड खाली नहीं है,
यानी कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द ज्वार एंड बाजरा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बारिश के सीजन में यहां पर किसान खेती करते हैं, उगाई करते हैं ज्वार और बाजरा की। आप अपने यहाँ भी, हमारे यहाँ भी करते हैं बाजरा और ज्वार की। तुरंत बारिश के बाद में जो आपका रेनी सीजन है उसके तुरंत बाद में जो बिजाई होती है वो खरीफ फसल की होती है। और यहाँ भी हम भी बाजरा और ज्वार की खेती करते हैं, हालांकि दूसरी भी खेती यहाँ पर होती है। दीज प्लांट्स आर यूज एज ए कैटल फीड। ज्वार बाजरा का हम पशु के चारा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे यहां से, अगर बात करें जो हम खेती करते हैं। यहां पर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि ज्वार बाजरा की खेती के बाद में, वो फसल लेने के बाद में, चारा की कैटल फीड की फसल लेने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं पोटैटो की। और वो कौन से पीरियड में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एक पोटैटो की भी ये खेती करते हैं। और पोटैटो के बाद में फिर इनका रबी का टाइम आ जाता है, जिसकी हम बिजाई कब करते हैं, सर्दियों में करते हैं रबी की क्रॉप्स की। एंड फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। और इसी पीरियड में, जैसा कि आप भी जानते हो, हमारे यहाँ पे सरसों और चना, या फिर हम बात करें गेहूं की फसल की खेती होती है। सरसों और गेहूं की फसल या जौ की पहले पैदावार होती थी। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। और जो ये पैदावार होती है इसमें से काफी जो अपने परिवार की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रख लिया जाता है। एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। और जो उनके पास, उनको लगता है कि हमारे पास हमारे घर की जरूरत पूरा करने के बाद में सरप्लस व्हीट है, उसको वो रायगंज जो उनका नजदीकी एक शहर है, कस्बा है, वहां पर बिक्री कर देते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं, आपके खेत में भी ऐसे होते हैं। जो प्रोडक्शन होती है उसका हम अपने परिवार की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रख लेते हैं। बिकॉज द व्हीट इज द स्टेपल डाइट ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ की मुख्य खाने के लिए हम गेहूं का ही इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेपल डाइट। A part of the land area is also devoted to sugar cane। और यहीं पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसको हम रिसेंबल जो हमारा कर रहा है, ये आपका पालमपुर रिसेंबल करता है। तो कुछ हिस्से में खेती करते हैं, शुगर केन की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो बेटा जैसे गन्ना की खेती है वो हर साल इसकी फसल काटी जाती है। हम साल में 2 फसलें नहीं ले सकते, जैसे कि आप गेहूं की फसल लेते हैं और गेहूं की बिजाई की जाती है नवंबर दिसंबर में, और फिर अप्रैल के अंदर आप फसल की कटाई हार्वेस्टिंग कर देते हो। फिर उसके बाद में अगेन यू गो फॉर दी नेक्स्ट क्रॉप्स, वो आप बाजरा या ज्वार जो भी बिजाई करते हैं। लेकिन जहां पे आप गन्ने की फसल लेते हैं वहां पर साल में एक ही फसल लेते हैं। तो ये तो हुआ गन्ने के बारे में। नेक्स्ट मूव इन इट्स रॉ फॉर्म। तो शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड एवरी ईयर। शुगर केन की जो फसल है हर साल कटाई होती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी। शुगर केन या तो इसकी जो कच्ची फॉर्म है, जैसे कि जो गन्ना है, गन्ना चूखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर गुड़ के फॉर्म में इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। शाहपुर में व्यापारियों को बेच दिया जाता है। या तो गन्ना के फॉर्म में बेच दिया जाता है जिससे शुगर केन निकाली जाती है, चीनी जिससे तैयार होती है, या फिर इसको गुड़ के फॉर्म में शाहपुर के नियर बाई जो उनका एक गांव है वहां पर बेच दिया जाता है व्यापारी को। द मेन रीजन वाई द फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों ऐसा होता है कि पालमपुर में 3 फसलें ले पा रहे हैं, बिकॉज इट कैसे पॉसिबल हो पाया ये, दे आर टेकिंग द 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। वहां का जो इरिगेशन का सिस्टम है वो काफी विकसित हो चुका है। उनके पास में स्प्रिंकलर्स होंगे या तो ड्रिप फार्मिंग कर रहे होंगे, उनके पास में मॉडर्न टेक्निक्स होंगी, थ्रेशर है और बिजली के साधन है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में बिजली बहुत पहले से आ गई थी। इस मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और बिजली पहले आने से क्या हुआ, जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, जो पहले जो ट्रेडिशनल हम जो इस्तेमाल कर रहे थे इरिगेशन के साधन, इससे दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड टू द मॉडर्न टेक्निक्स। जैसे कि वो पहले पर्शियन व्हील का इस्तेमाल कर रहे थे, जो रहट बोलते हैं, एक लकड़ी का एक व्हील जैसा घूमता है और उससे पानी की कुएं से पानी की सिंचाई करते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उतना पानी की सप्लाई भी, अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, तो उससे इन्होंने शिफ्ट कर लिया है बिजली के ऊपर। तो मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म हाँ, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि द मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन है उसको डेवलप कर लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया है, उसको अच्छे की तरफ, मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसे? पर्शियन व्हील्स वर till then used by the farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। इससे पहले वो लोग क्या कर रहे थे, वो छोटे छोटे जो स्मॉल फील्ड्स की खेती कर रहे थे और उसमें पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये किस्म की लकड़ी का व्हील होता है और जो कनेक्टेड होता है एक चेन के थ्रू कुएं से, और कुछ इस तरह के डब्बे जैसे चेन पे लगे रहते हैं और वो पानी लेके आते हैं। तो ये सिस्टम काफी टिपिकल है और इससे पानी की पूर्ति इतने अच्छे से नहीं हो पाती है और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं आ पाता है और टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब नाउ दे हैव शिफ्टेड टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ फार्मिंग, वेल डेवलप्ड सिस्टम। कैसे? पीपल saw that the electric run tubes could irrigate much। अब उन्होंने ये फील किया कि जो इलेक्ट्रिक से इरिगेटेड इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैं वो मच लार्जर एरिया को, जो ज्यादा जमीन है उसका इरिगेशन कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली। तो नाउ दे हैव स्विच्ड ऑफ टू द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स। पहले वो पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और जिससे क्या हो रहा है, लार्जर एरिया की खेती कर पा रहे हैं और मोर इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट्स। और शुरुआत की जब करना शुरू किया तो उसके कुछ जो ट्यूबवेल्स है सरकार की तरफ से ये सुविधा दी गई, सरकार ने कुछ ट्यूबवेल्स लगवाए गए। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। और इसके बाद में जल्दी ही किसानों ने अपने खुद के ओनरशिप में कुछ ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। और इसका परिणाम क्या हुआ, मिड 1970 के बीच 1970 के मध्य में जो पूरा जो खेती के लिए जो क्षेत्र था लगभग 200 हेक्टेयर्स का वाज इरिगेटेड। कैसे इरिगेशन होने लगी? टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। और एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक ही साल में एक से ज्यादा फसला लेना शुरू कर दिया। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टी क्रॉपिंग। अब एक ही साल में एक ही पीस ऑफ लैंड पे अगर आप एक से ज्यादा फसल लेते हैं, पैदावार लेते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड
मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन बनने वाला है, याद रखिए कि व्हाट इज मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, ये आपका आंसर होगा मल्टी क्रॉपिंग वाले का। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। अब आप किसी एक पीस ऑफ लैंड पे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दिस इज ओनली द वे हाउ यू कैन ग्रो योर प्रोडक्शन, कि एक ही साल में आप एक से ज्यादा फसलें, 2 फसलें या 3 फसलें लें। अब ये कहां पर पॉसिबल हो सकता है? जहां पर यू हैव अडॉप्टेड द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, वेल डेवलप्ड फार्मिंग सिस्टम है, बिजली की वहां पर सुविधाएं हैं, फर्टिलाइजर्स है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स है। तो ऑल द फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। अब होने क्या लगा, सभी किसान पालमपुर में 2 फसलें तो एटलीस्ट लेते ही थे। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। और बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि तीसरी फसल भी पिछले 15 साल से 20 साल के बीच में वो तीसरी फसल भी ले रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आपने पढ़ा, इसी के साथ में एक हल्का सा ये देख के रखा, नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अगर आप देखोगे कि जो हाई लेवल ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल इन द विलेज ऑफ द पालमपुर, विलेज इन पालमपुर, हर कोई ऐसे नसीब वाले गांव भारत में नहीं है जो सारी फैसिलिटी, जो सुविधाएं यहां पर है वो मिले। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन, कोस्टल रीजन्स इन द आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। अब कुछ जो रिवराइन प्लेन है, यानी कि वो मैदान जहां पर खेती की जाती है, जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, जहां से नदी का ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज सिस्टम है, जहां पानी नदियों से भी वहां पर पानी का प्रत्यक्ष रूप से वो इस्तेमाल करते हैं खेती के पर्पज के लिए, और उनकी जो सोइल है वो हर साल रिन्यू हो जाती है, एलुवियल सोइल। तो इसके साथ साथ में अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन, कोस्टल रीजन्स, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, कोस्टल क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। यहां पर इरिगेशंस अच्छे से खेती होती है। इन कॉन्ट्रास्ट किससे मुकाबला कर रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट मतलब किनके विपरीत? अगर हम कंसीडर करें, यानी कि जो रिवराइन प्लेन और कोस्टल प्लेन को अगर हम कंसीडर करते हैं प्लेटू रीजन सच एज, जो दक्कन प्लेटू का जो क्षेत्र है, हम ऑलरेडी, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड और बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं दक्कन प्लेटू के बारे में, या पूरे इंडिया के जो अलग अलग ज्योग्राफिकल डिवीजन है उसके बारे में। तो दक्कन प्लेटू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन। जो ये दक्षिण का पठार है, यहाँ पर इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है इतनी अच्छी नहीं है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन आवर कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। अगर आज की भी बात करें तो हमारे देश में जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है उसके 40% पर ही खेती की जाती है। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। और होता क्या है, जो बाकी का क्षेत्र है वो लार्जली इट इज डिपेंड अपॉन द रेनफॉल, बारिश के ऊपर निर्भर होता है। तो इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.